एक वक्त था जब यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे अमीर और पावरफुल देश बन रहा था। लोग कहते थे स्टॉक्स कभी नीचे नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ मार्केट का क्रैश नहीं था, ये एक सिस्टम का ब्रेकडाउन था। बंद पड़ा कारखाने, फैक्ट्रीज, चारों तरफ सन्नाटा और शटडाउन होता हुआ ऑफिसेस। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये उस वक्त की कहानी है जब दुनिया का सबसे पावरफुल देश अपने घुटने पर आ गया था। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है रूपक। स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो के साथ। आज आप अमेरिका को एक सुपर पावर के रूप में देखते हो, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब यही देश अपनी सबसे बड़ी इकोनॉमिक ट्रेजेडी से गुजर रहा था, और इसका नाम था द ग्रेट डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी मंदी जो सिर्फ अमेरिका को नहीं पूरा दुनिया को हिला दिया था। लोग कॉफी और ब्रेड के लिए घंटों लाइन में लगे रहते थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंड हो रहे थे। भूख, बेरोजगारी और बेचैनी हर जगह थी। आखिर क्या हुआ? कैसे एक बूमिंग इकोनॉमी इतनी जल्दी कोलैप्स हो गई? बात है 1920, जिसे रोरिंग ट्वेंटीज भी कहा जाता है। जी हाँ, न्यूयॉर्क की स्काईलाइन में नए स्काईस्क्रैपर्स उठ रहे थे। सारे फैक्ट्रीज लगभग फुल स्पीड में चल रही थी, और हर घर में बस एक ही सपना, रिच बनने की। हर जगह सिर्फ एक ही फीलिंग थी, ग्रोथ, सक्सेस और एंडलेस अपॉर्चुनिटीज का। तो ये कहानी शुरू होता है वॉल स्ट्रीट से, जहाँ पैसा सर्कुलेट नहीं होता, मल्टीप्लाई भी होता है। लेकिन इन सारे चीजों के पीछे एक सिस्टम बन रहा था जो कमजोर था। तो स्टोरी शुरू होता है 1910 से, जब दुनिया का सुपर पावर था यूनाइटेड किंगडम, और यूरोप का कुछ देश जो दुनिया के बड़े हिस्सों पर राज करते थे, और अमेरिका उस वक्त एक राइजिंग इंडस्ट्रियल पावर था। जी हाँ दोस्तों, फिर आया एक इवेंट जो सब कुछ बदल दिया। बात है 28 जुलाई 1914, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है। एक छोटी सी पॉलिटिकल टेंशन एक बहुत बड़ा ग्लोबल वॉर में बदल गया। यूरोप के देश आपस में लड़ने लगी, और यूरोप की इकोनॉमी टूटने लगी। जी हाँ दोस्तों, जब यूरोप वार में बिजी था, अमेरिका को एक अपॉर्चुनिटी दिखा। फूड, रॉ मटेरियल और वेपन सप्लाई करके अमेरिका अपना इकोनॉमी एकदम रॉकेट की स्पीड में ग्रो कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जब 1913 में अमेरिका का एक्सपोर्ट 2.4 बिलियन था, वो 1917 यानी कि सिर्फ 4 ही साल में बढ़ के 6.2 बिलियन हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट्रीज खुलने लगी, जॉब्स बढ़ने लगी, और देखते ही देखते वर्ल्ड वॉर की बात, यूनाइटेड स्टेट्स पूरे दुनिया का इकोनॉमिक लीडर बन चुका था। बात है 1920, लाइफ ड्रीम जैसे लग रहा था। कार, रेडियो, सिनेमा, इलेक्ट्रिसिटी, लाइफ बहुत फास्ट और मॉडर्न हो रहा था। बैंक्स लोन दे रहे थे, लोग खरीद रहे थे। सबको ऐसे ही लग रहा था कि ये ग्रोथ कभी रुकेगा नहीं। लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन था। जी हाँ दोस्तों, 1923 के बाद स्टॉक मार्केट बस ऊपर ही जा रहे थे। लोग अपने पैसा तो डालते थे, साथ साथ लोन करके भी पैसा इन्वेस्ट करते थे। जी हाँ दोस्तों, रिस्क ज्यादा तो लेते थे, लेकिन ग्रीड उससे भी ज्यादा। स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। प्राइसेस रियलिटी पर बेस्ड नहीं थे, प्राइसेस एक्सपेक्टेशंस का ऊपर बेस्ड थे। कंपनीज का एक्चुअली प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा था जितना स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा था। जी हाँ दोस्तों,
ये एक बबल था जो धीरे 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 इन्फ्लेट हो रहा था। स्टॉक ब्रोकर्स मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके फिर एक ही साथ स्टॉक सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। कॉमन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या गेम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सडनली पैनिक शुरू हुआ, लोग स्टॉक बेचने लगे और प्राइसेस गिरने लगे। जी हाँ दोस्तों, फिर आया अक्टूबर 29, 1929, जिसे ब्लैक ट्यूसडे के रूप में भी लोग जानते हैं। 16 मिलियन शेयर्स एक दिन में सेल हुए और मार्केट कोलैप्स हो गए। बिलियंस ऑफ डॉलर एक दिन में खत्म। बैंक्स लोन वापस मांगना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम यही था, लोगों के पास पैसा नहीं था। बैंक्स कोलैप्स होने लगे, लगभग 11,000 से ज्यादा बैंक कोलैप्स हो गए। लोग अपनी सेविंग्स निकालने के लिए भागे, पर बैंक के पास भी पैसे नहीं थे। मिलियंस ऑफ लोग अपना जॉब खो बैठते। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 25% से भी ज्यादा हो गया था। ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, ये एक बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का कोलैप्स पूरा दुनिया तक पहुंच गया। इंटरनेशनल ट्रेड कोलैप्स हो गया और ग्लोबल इकोनॉमी भी फ्रीज हो गई। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हुआ? ओवर स्पेकुलेशन, लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे थे। बैंक फेल्योर, यानी कि बैंक को अच्छे से रेगुलेट नहीं किया जाता था और बैंक्स ने भी लोगों के पैसे रिस्क में डाल दिए। ओवर प्रोडक्शन, यानी कि सप्लाई ज्यादा था लेकिन डिमांड इतना ज्यादा नहीं था। इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि रिच और पोर के बीच में गैप बहुत ज्यादा था। प्रेसिडेंट हॉबर्ट हूवर बिलीव करते थे कि मार्केट खुद रिकवरी कर जाएगा, लेकिन सिचुएशन और खराब होती गई। फिर आते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने नया डील्स बनाए, गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन रहा, जॉब्स क्रिएट हुई और बैंक को रेगुलेट करना शुरू किया। फिर स्लोली इकोनॉमी का स्टेबलाइज होना शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कंप्लीट रिकवरी तब हुई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। जी हाँ दोस्तों, वार प्रोडक्शन ने पूरा इंडस्ट्री को दोबारा एक्टिवेट कर लिया। 1921 का ये क्रैश सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, ये मॉडर्न इकोनॉमी को सेव किया है। जी हाँ दोस्तों, 1929 का ये क्रैश एक बात तो क्लियर कर देती है कि दुनिया की सबसे बड़ा इकोनॉमी भी गिर सकती है। अभी क्रैश होगा या नहीं ये सवाल नहीं, अगर होगा क्या हम लोग प्रिपेयर्ड होंगे? लेकिन ये सवाल रह जाता है कि इसे ग्रेट डिप्रेशन ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ना कि एक रिसेशन। ये एक लॉन्ग टर्म कोलैप्स था इकोनॉमी का, जिसमें इकोनॉमी गिरती नहीं, एकदम से रुक जाती है। 1929 से लेके लगभग 10 साल तक फैक्ट्रीज बंद हो गए, जब लगभग गायब ही हो गए, लोग स्ट्रगल करते रहे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 25% से ज्यादा, हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी परमानेंटली बदल गई। इसका असर मार्केट में, घरों में और आम जिंदगियों में दिखने मिला। ये सिर्फ एक नंबर का क्रैश नहीं था, ये क्रैश था ह्यूमन होप का, एक ह्यूमन ट्रस्ट का। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा ध्यान रखो, मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता और रिस्क हमेशा दिखता नहीं और हर प्रॉफिट परमानेंट नहीं होता। अपने पैसा को प्रोटेक्ट करना उसको ग्रो करने से ज्यादा जरूरी है।